So before we go ahead, we will very quickly revise last topic of last session. तो हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली वी हैव सीन, अगर आपको याद होगा तो पॉइसॉन रेशो। पॉइसॉन रेशो क्या याद होना चाहिए? इट इज द रेशो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू दैट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद हमने देखा था बिहेवियर ऑफ अ वायर अंडर इंक्रीजिंग लोड, जिसको आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हो या फिर सर्ल्स मेथड भी बोलते हो। उसके बाद हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी, जिसको तुम इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हो। तो वी विल क्विकली रिवाइज द डेरिवेशन ऑफ इलास्टिक एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी। और उसके बाद स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड एक फॉर्मूला और है, दैट इज आल्सो वी विल सी टुडे। तो स्ट्रेन एनर्जी मतलब इलास्टिक एनर्जी, एज यू रिमेंबर, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर ड्यू टू वर्क डन ऑन द वायर बिकॉज ऑफ द लोड। तो हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, वी हैड अ रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से हमने एक वायर को सस्पेंड कर दिया। तो वी हैव अ वायर विच इज सस्पेंडेड। तुमको भी सस्पेंड होना है क्या? नहीं ना, तो यहाँ ध्यान दो। ओके, तो हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट से एक वायर हमने लगा दिया, इसके नीचे हमने लोड लगा दिया था। एंड इफ यू रिमेंबर, याद होना चाहिए वैसे, यू शुड रिमेंबर द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इज एल। और जब आप लोड कनेक्ट करते हो तो एकदम से एक्सटेंशन प्रोड्यूस नहीं होता है। डेफिनेटली जब तुम लोड लगा रहे हो तो वायर का इलोंगेशन होगा, एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, लेकिन एकदम से नहीं होता। इट टेक्स सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, मे बी 1 मिनट, मे बी 30 सेकेंड, मे बी 2 मिनट्स। तो थोड़े टाइम के बाद, मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम के बाद, ये जो वायर है इसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका लेंथ बढ़ जाएगा, तो इसका जो न्यू लेंथ है, न्यू लेंथ दैट विल बी एल प्लस प्लस हाउ मच? डेल्टा एल। The new length of wire is L plus delta L, where delta L is the elongation, final elongation. और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, इमेजिन ये 1 kg का लोड है। 1 kg मतलब 1 g, mg इज लोड, वेट इज mg। तो 1 kg, तो ये लोड कितना हो गया? 1 इंटू जी के 10 ले लो, तो कितना लोड हो गया? 10 न्यूटन। तो टोटल फोर्स कितना है? 10 न्यूटन। बट तुमने जब इस पे जस्ट ये लोड लगाया है ना, तो एकदम से 10 न्यूटन का लोड एक्ट नहीं होता है, धीरे धीरे एक्ट होता है। तो मे बी जीरो था, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, ऐसा करते करते जब पूरा ही लोड एक्ट हो गया, मतलब टोटल फोर्स इज एफ, तब इलॉन्गेशन कितना है? डेल्टा एल। तो इफ यू रिमेंबर, एट द फाइनल स्टेज, एट फाइनल स्टेज पे अगर आपको याद होगा, यंग्स मॉडुलस वाई इक्वल टू क्या था? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, ऐसे ही आता है। तो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट द फाइनल स्टेट? इट इज एफ क्या आएगा? वाई ए डेल्टा एल बाय एल। और डेल्टा एल को हमने स्मॉल एल बोल दिया था, तो वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, टोटल लोड एक्टिंग ऑन द वायर एट द फाइनल स्टेज। करेक्ट? क्लियर है? तक हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ एल था, उस पर लोड लगा दिया, थोड़ा टाइम छोड़ दिया, तो वायर इलांगेट हो गया, तो अभी हो गया एल प्लस डेल्टा एल। तो फाइनल स्टेज में फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? वाई ए डेल्टा एल बाय कैपिटल एल। डेल्टा एल को तुमने बोल दिया स्मॉल एल, फिर नाम चेंज कर दिया, वो बार बार डेल्टा नहीं लिखना है, इसके लिए किया, दैट्स इट। लेकिन ये तो फाइनल स्टेज था। हमने जब लोड लगाया, और सपोज हम लोड लगाने के कुछ सेकंड के बाद देख रहे हैं, आफ्टर सम सेकंड्स, तो व्हाट यू विल फाइंड इज कि लोड लगाने के कुछ सेकंड के बाद लेंथ इंक्रीज तो हुआ है, बट लेंथ हैज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट एक्स। तो ये जो एक्सटेंशन है इस केस में, ये है एक्स। ओके, और इस स्टेज पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, मतलब लोड एक्ट हो रहा है किस पे? वायर पे। वो क्या था? स्मॉल एफ। और आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था स्मॉल एफ क्या लिखोगे? सेम फॉर्मूला आएगा, वाई ए elongation. What is elongation at this particular stage? X. So y a x upon n. This is the force acting on the wire when it was elongated only by an amount x. अब अगर मैं
थोड़े से टाइम के बाद देखता हूँ, मतलब आफ्टर लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम, तो 1-2 सेकंड के। ओके, गुड। So what you will find out later on is, थोड़ी देर के बाद जब तुम चेक करोगे ना, तो what you will see is, ओरिजिनल लेंथ तो L है ही, ये इलोंगेशन x तो पहले से हो गया था। अब जो एक्स्ट्रा इलोंगेशन हुआ है इसको हम लोग बोल देंगे dx। एंड यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए, अपने आप कोई भी चीज नहीं होती है, तो अगर यहाँ पे वायर का लेंथ बड़ा है, तो वायर का लेंथ क्यों बड़ा है? क्योंकि फोर्स ने क्या किया? वर्क डन। तो ये जो स्मॉल है फोर्स था, इसने वर्क डन करके इस वायर के लेंथ को और भी बढ़ा दिया। और लेंथ क्योंकि इंक्रीज हुआ बाय स्मॉल अमाउंट, सिंस द लेंथ हैज इंक्रीज बाय स्मॉल अमाउंट, तो व्हाट विल बी वर्क डन? वर्क डन क्या आएगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, डीडब्ल्यू। क्या था वो डीडब्ल्यू? व्हाट वाज दैट डीडब्ल्यू? व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? जल्दी बताओ, व्हाट इज वर्क डन? क्विक 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 क्विक, व्हाट इज वर्क डन? व्हाट इज वर्क डन? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी भी जो खोए खोए है, क्योंकि आज बहुत लोग खोए खोए हैं, तो ध्यान दो। अरे कुछ नहीं है, एक वायर था, एल लेंथ था, लोड लगा दिया, थोड़ा टाइम छोड़ दिया, घूम फिर के चाय पी के वापस आए तो देखा अरे एल प्लस डेल्टा एल हो गया टोटल फोर्स एक्ट होने के बाद। तो ये फाइनल स्टेज था, ये इनिशियल और वो आखिरी में फाइनल। तो फाइनल स्टेज में अगर मुझे फोर्स का फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे? यंग मॉडल से फॉर्मूला यूज कर लेंगे, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो एफ क्या आ गया? वाई ए डेल्टा एल बाई एल, दैट इज द फाइनल फोर्स एक्टिंग, मतलब टोटल लोड। लोड मैंने लिया था 1 kg का, 1 kg को करस्पॉन्डिंग फोर्स होता है 10 न्यूटन। तो यहाँ पे पूरा 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। तो दैट इज गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। इंटरमीडिएट स्टेज का सोचोगे कि जीरो इलोंगेशन से टोटल इलोंगेशन के बीच में एक स्टेज रहा होगा। हमने लोड लगाया, फ्यू सेकेंड्स के बाद देखा तो पूरा डायरेक्टली 10 न्यूटन नहीं एक्ट होता है, वो स्टेप्स में बढ़ता है। तो मे बी इस स्टेज पे द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, लेट अस से 2 न्यूटन, मतलब मैंने उसको स्मॉल एफ बोल दिया। तो जैसे कैपिटल एफ फाइनल फोर्स वाई ए फाइनल इलोंगेशन अपॉन एल है, सिमिलरली इंटरमीडिएट स्टेज पे फोर्स क्या होगा? वाई ए इलोंगेशन एक्स बाय एल, राइट। अब इसके बाद क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लोड बढ़ते जाएगा, तो सपोज इस स्टेज पे 2 न्यूटन का लोड था, तो अभी बढ़ जाएगा, 2.1 हो जाएगा। तो फिर एलोंगेशन भी क्या होगा? और बढ़ेगा, लेंथ और बढ़ेगा। लेकिन लेंथ बढ़ना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट अपने आप तो होता नहीं है। तो क्या होता है? वर्क डन। तो इस वायर को, वायर के लेंथ को बढ़ाने के लिए किसने वर्क किया हुआ है? लोड नहीं, करेक्ट। लेकिन वायर का लेंथ इंक्रीज हुआ बाय स्मॉल अमाउंट, तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल होगा। थोड़े स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एफ इंटू डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली वर्क डन कभी भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर आप लिखते हो इसको एफ डी एक्स कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स भी डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड्स है, तो एंगल कितना हो गया? 0। व्हाट इज कॉस 0? व्हाट इज कॉस 0? 1। तो कॉस 0 1, तो क्या लिखोगे? एफ डी एक्स। तो इसके लिए इंक्रीज है dx, फोर्स है f, तो वर्क डन है एफ डी एक्स। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw इज टू इंक्रीज द लेंथ बाय स्मॉल अमाउंट dx। हमको फाइंड करना था कि जीरो इलोंगेशन से टोटल इलोंगेशन तक कितना वर्क हुआ। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए क्या करते हो? इंटीग्रेट, कहाँ से? जीरो इलोंगेशन से कहाँ तक? टोटल इलोंगेशन, जिसको तुमने डेल्टा एल या स्मॉल एल बोल के रखा है, राइट। क्योंकि देखो जीरो इलोंगेशन से टोटल इलोंगेशन में जाते वक्त क्या होगा? छोटे छोटे स्टेप्स में हर बार डी एक्स डी एक्स डी एक्स डी एक्स, हर बार डी एक्स अमाउंट से लेंथ बढ़ेगा। और जब जब डी एक्स अमाउंट से लेंथ बढ़ता है तो क्या होता है? वर्क होता है। तो हर बार क्या हो गया? वर्क हो गया, राइट। तो टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू फ्रॉम जीरो टू टोटल इलोंगेशन। लेकिन ये जो डी डब्ल्यू है ये कौन था? एफ डी एक्स। लेकिन ये जो एफ है वो कौन है? कौन है वो? वाई ए एक्स बाय एल डी एक्स। इसमें वाई ए और कैपिटल एल कांस्टेंट है। देखो वाई तो कांस्टेंट है ही,
इनिशियल लेंथ तो कांस्टेंट है ही, एरिया भी तुम इनिशियल लेते हो, इनिशियल लोड लगाने से पहले, तो वो तो कांस्टेंट था। लोड लगाया, लेंथ बढ़ा, तब जाके थिकनेस कम हुआ, तब जाके एरिया कम हुआ। लेकिन हम लोग ये ए इनिशियल एरिया लेते हैं, तो ये आ गया इंटीग्रेशन 0 to L x dx। तो क्या आ गया, वाई ए बाई एल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² by 2 फ्रॉम 0 to L, राइट। तो ये आ गया 1/2 बाहर, वाई ए बाई एल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आपको मिल गया 1/2 वाई ए एल, वाई बाई एल इंटू एल स्क्वायर। एल स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख दिया, एल और एल। ऐसा क्यों लिखा, ये क्या था, ये था फाइनल फोर्स, जिसको तुम बोलते हो लोड। क्या बोलते हो उसको, लोड। तो यह है लोड, दिस इज हाफ लोड। और व्हाट इज स्मॉल एल, फाइनल एक्सटेंशन। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। एंड देन यू शुड रिमेंबर, ये जो वर्क हुआ है वायर के लेंथ को एल से एल प्लस डेल्टा एल करने में, वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये एनर्जी कहाँ जाएगा, ये वर्क कहाँ जाएगा, इट इज स्टोर्ड। किस में स्टोर हो गया, वायर में। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक एनर्जी या फिर स्ट्रेन एनर्जी। और हम लोग नॉर्मली, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो गया, तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और हम लोग नॉर्मली पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। तो ये जो वर्क था, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, मतलब हाफ एफ इनटू एल। क्लियर, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इसके आगे, अब ये जो एनर्जी है, वर्क डन है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है, ये पूरे के पूरे वायर में स्टोर हुआ है। सही है ना, पूरे वायर में स्टोर हुआ। तो वायर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ना, वायर कैसा दिखता है, सिलेंडर जैसा। मान लो ये वायर था, तो क्या था कि पहले वायर इतने लेंथ का था, मैंने लोड लगा दिया, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन हुआ, होते होते फाइनल लेंथ हो गया। तो लेंथ को इंक्रीज करने में जो वर्क हुआ वो किस में स्टोर हो गया, वायर, पूरे के पूरे वायर में। और वायर का वॉल्यूम है, क्यों वॉल्यूम है, क्योंकि वायर क्या है, 3D, 3D है ना, उसका लेंथ और उसका एरिया है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इंटू लेंथ। तो वायर का भी क्या है, वॉल्यूम है। तो हम जब बोलते हैं कि वर्क डन ये वायर में स्टोर हो गया, मतलब कहाँ स्टोर हो गया, वायर के वॉल्यूम में स्टोर हो गया। अगर मुझे फाइंड करना है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हाउ मच इज द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, थोड़ा सा सिंपल कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन टोटल वर्क डन इज 100 जूल, ओके, एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ वायर लेट अस से इज 5 मीटर क्यूब। टोटल वर्क कितना, 100 जूल, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना, 100 जूल। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 5 मीटर क्यूब। तो हर एक मीटर क्यूब में कितना हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने। मैंने बोला हमारे पास एक वायर है, चलो थोड़ा और सिंपल लेवल पे लेके जाते हैं। हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है 5 मीटर। इस पूरे वायर पे 100 पार्टिकल्स है, 100 पार्टिकल्स। तो हर एक मीटर में कितने, 20, 100/5, सही है। अभी इसी को तुम थोड़ा सा पार्टिकल की जगह पे एनर्जी समझ लो, और लेंथ की जगह पे वॉल्यूम समझ लो। एक वायर है जिसका वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, उस पूरे वायर पे एनर्जी कितना है, 100 जूल। तो 1 मीटर क्यूब में कितना हुआ, 20। तो 20 जूल/मीटर क्यूब। मतलब तुम क्या करते हो, जब तुमको एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फाइंड करना होता है ना, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज, क्या करेंगे,
टोटल एनर्जी को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ये तो तुमने किया, अभी तुमने क्या बोला, 100 जूल एनर्जी, 5 मीटर क्यूब का वॉल्यूम, तो क्या किया तुमने, डिवाइड। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या करते हो, नाम में ही है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग हमेशा स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, स्मॉल यू। तो फिजिक्स में कहीं पे भी तुमको स्मॉल यू दिखे, मतलब दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, ये सेम नोटेशन आएगा। व्हाट वाज द टोटल एनर्जी, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, लोड मतलब एफ, एक्सटेंशन मतलब एल, अपॉन क्या है ये, वॉल्यूम है, क्या है ये, वॉल्यूम है, क्या है ये, वॉल्यूम है। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पायर स्क्वायर मतलब एरिया, सही है। तो हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इनटू लेंथ, बराबर, बराबर है, ऐसे ही होगा ना। हाँ, व्हाट वाज स्मॉल एल, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, राइट। तो मैंने करेक्ट लिखा है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, कैपिटल एल, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। व्हाट वाज द वॉल्यूम ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, क्योंकि वायर मतलब सिलेंडर, तो सिलेंडर का एरिया इनटू लेंथ इज वॉल्यूम, करेक्ट। तो वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा मैंने, एरिया इनटू लेंथ। अभी ऐसा क्यों लिखा, सोचो। व्हाट इज एफ बाय ए, स्ट्रेस। व्हाट इज स्मॉल एल बाय कैपिटल एल, स्ट्रेन। तो व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, करेक्ट, राइट, गुड। बहुत जगह पे मैंने देखा है कि जब हमने पूछा होता है व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी, तो लिख के आते हैं हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन एनर्जी इज नॉट हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन एनर्जी इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको और एक नाम है एनर्जी डेंसिटी का, क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी डेंसिटी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि पूछा क्या है। अगर स्ट्रेन एनर्जी बोला है, इलास्टिक एनर्जी बोला है, तो हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन है। अगर एनर्जी डेंसिटी बोला है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन है। बट जैसे तुमको पता ही है, हम लोग यहाँ पे वायर की बात कर रहे हैं, तो कौन सा मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो व्हाट यू विल गेट हियर इज यू इक्वल टू हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेस क्या है, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन था, तो क्या बन गया, स्ट्रेन का स्क्वायर, ओके, राइट। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे, इसी इक्वेशन से तुमको स्ट्रेन क्या मिलने वाला है, स्ट्रेस अपॉन वाई, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो स्ट्रेस की जगह पे स्ट्रेन सब्स्टिट्यूट कर देते, और हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन था, लेकिन स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो स्ट्रेस अपॉन वाई मतलब क्या आ गया ये, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, हो गया। तो कैन यू टेल मी what is strain energy or elastic energy, half load into extension. Can you tell me what is energy density, half stress into strain, या फिर y by 2 strain square, या फिर stress square by 2y, करेक्ट। तो तीन फॉर्मूला याद रखना है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन सबसे सिंपल है, या फिर आप बोल सकते हो y by 2 strain square, या फिर stress square by 2y। Are clear? Okay, so now we will complete the remaining numericals of this topic. So we will continue with the remaining questions. Question number 4 and 6 we have already done. Practice problem number 4 and 6. फिफ्थ बाकी था, क्योंकि हमने तब तक ये जो कॉन्सेप्ट था स्ट्रेन एनर्जी का देखा नहीं था, तो शायद ये क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी पे ही डिपेंडेंट है। So calculate the work done in stretching a steel wire of length 2 meter
and cross sectional area 0.0225 mm square when a load of 100 Newton is slowly applied to its free end. Young's modulus of steel is 2 into 10 raised to 11 Newton per meter square. तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आपको पूछा है वर्क डन. वर्क डन मतलब स्ट्रेन एनर्जी. तो यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज द वर्क डन, मतलब व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी in stretching a steel wire of length, 2 meter and cross sectional area 0.0225 mm square है, मिलीमीटर स्क्वायर. तो सबसे पहले एक काम करो, ये जो 0.0225 है ना, इसको 2.25 इंटू 10 रेज़ टू -2 लिख दो. चलेगा ना? कि -3 -2 mm मतलब 10 - 3 मीटर, उसका स्क्वायर मतलब 10 - 6. तो ये हो गया 2.25 इंटू 10 - 8 मीटर स्क्वायर. उसके बाद आपको लोड बता दिया, मतलब फोर्स बता दिया. फोर्स है 100 न्यूटन का. आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर बता दिया 2 इंटू 10 - 11 होना चाहिए. नॉर्मली वही होता है 2 इंटू 10 - 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके. और आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है व्हाट इज द वर्क डन. व्हाट इज द वर्क डन? What is the work done? So you are supposed to find out W, मतलब strain energy. और हमने अभी देखा, just now we have seen what is work done? Half load into extension. ये था ना? ये था ना? यही है half load into extension. Now the problem here is कि हमको लोड पता है, yes. हमको एक्सटेंशन पता है, no. तो क्या करेंगे? You know what was Young's modulus का फॉर्मूला? फोर्स इंटू एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल, मतलब डेल्टा एल. ऐसे था ना? तुमको क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता है? स्मॉल एल. तो स्मॉल एल क्या आ जाएगा? एफ एल बाय ए वाई. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2 है वो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, work done equal to half load into extension is again FL upon AY. तो ये बन गया आपके पास हाफ F स्क्वायर L बाय AY. हो गया फॉर्मूला रेडी. हाफ F स्क्वायर, F का 100 मतलब 10⁻², उसका स्क्वायर 10⁻⁴. ओके. और लेंथ था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 2 मीटर. एरिया आया था आपका 2.25 into 10⁻⁸ into 2 into 10⁻11. ये हो गया कैंसल आउट है. 10⁻⁸ और 11, ऊपर 4 है नीचे 3 है, बराबर सही. ऊपर 10⁻⁴ है नीचे 10⁻3 है, तो कितना आ गया? 10. 2.25 into 2 4.5 बराबर 4.5 बाय 10 बाय 4.5 है 2 पॉइंट समथिंग. तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए. तो 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए. 10 डिवाइडेड बाय 4.5, 2.22. तो आंसर शुड बी 2.222 जूल. है क्या? देखो प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नंबर 5 आंसर यही दिया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 6 we have already done. We'll move to question number 7. A wire of mild steel as initial length नहीं है वो, has initial length 1.5 मीटर. तो हमारे पास एक माइल्ड स्टील का, व्हाट इज माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील इज स्टील विद लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस. अभी पिछले केस में भी स्टील वायर था ना, तो व्हाट वाज द यंग्स मॉडुलस का वैल्यू? 2 into 10⁻11. यहाँ पे देखो क्या है, 2.1 into 10⁻11. तो माइल्ड स्टील with slightly different value of Young's modulus. तो wire of mild steel has initial length 1.5 मीटर and diameter कितना है? 0.6 mm है.
गेट्स एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm, एक्सटेंडेड बाय 6.3 mm मतलब एक्सटेंशन डेल्टा एल या फिर स्मॉल एल, when a certain force is applied to it. If Young's modulus of mild steel is 2.1 into 10 raised to 11 Newton per meter square, calculate the force applied. अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास डेटा में इनिशियल लेंथ बता दिया हमको 1.5 मीटर, उसके बाद हमको बता दिया कि डायामीटर जो है वो है 0.6 mm का, मतलब रेडियस आ जाएगा 0.3 mm का, मतलब बेसिकली रेडियस हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻⁴ mm का -3 और 0.3 का पॉइंट हटाया तो और एक -1 मीटर में, फिर तुमको यहीं से एरिया मिल जाएगा, एरिया फाइंड कर लो, लगने ही वाला है एरिया। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर -8, ये मिल गया एरिया। और क्या बताया है? एक्सटेंशन बताया, कितना एक्सटेंशन है? 6.3 mm का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन मतलब स्मॉल एल या डेल्टा एल, 6.3 mm मतलब 10⁻³ मीटर, ये आपको बता दिया एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। ठीक, तो ये आपको बता दिया है। अब और क्या बताया है? यंग्स मॉड्यूलस कितना है? 2.1 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपको पूछा क्या है? फोर्स, यू आर सपोज टू फाइंड आउट फोर्स। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हो? विच फॉर्मूला विल यू अप्लाई यार? यंग्स मॉड्यूलस y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल, डेल्टा एल मतलब स्मॉल एल। तो यहां से मिल जाएगा तुमको फोर्स का फॉर्मूला। तो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हियर इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स, देयरफॉर फोर्स एफ इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स एफ? क्या आएगा? y a स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। हो गया। अभी सिर्फ इसमें तुमको सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज, डन। So you're just supposed to put values in this. Simple, f equal to y कितना था? 2.1 into 10⁻11 into a कितना आया? 9 pi into 10⁻⁻8 into small l. What is small l? How much is small l? 6.3 into 10⁻³ divided by capital L. What is capital L? 1.5. Okay, so 1.5 ones are and 6 are 10⁻² plus 11 and -11 हो गया कैंसर, है ना? -8 और -3 -11 गया। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, 6.3 इंटू 6 इंटू 2.1, रफली बता देता हूँ। 6 6 36 2 72 72 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है ना? हाँ, तो आपका आंसर 230 के ऊपर जाएगा। 230 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6.3 था, मैंने 6 लिया। यहाँ पे 3.14 था, मैंने 3 लिया। यहाँ पे 2.1 था, मैंने 2 लिया। तो ऑफकोर्स आपका जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा 230 के ऊपर जाएगा। कर लेते हैं, देखते हैं। तो क्या क्या करना था? 2.1 उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, और किससे? 3.14 से, और किससे? 6.3 से। तो 249.25 249.25 न्यूटन। क्या दिया आंसर? 250। ठीक है, फाइन। चलो अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन, उस टाइप मतलब एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन बट विद डिफरेंट वैल्यूज, जेई और नीट दोनों में आया है। तो जो अगला क्वेश्चन है इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। कंपोजिट वायर का मतलब होता है वायर विच इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल्स, कंपोजिट, दो मटेरियल से बना हुआ। ओके, इज प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग अ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर एंड टू एंड। तो टंगस्टन वायर था, उसके नीचे हमने स्टील वायर लगा दिया, तो ये बन गया कंपोजिट, टंगस्टन प्लस स्टील। ओके, बोथ द वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ, तो दोनों वायर्स का लेंथ सेम है, एंड द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम, मतलब थिकनेस भी सेम है। जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो एक चीज हमेशा करना सीखो आप, क्योंकि प्रॉब्लम आता है आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते, फिर सॉल्व कैसे करना है वो भी नहीं समझ में आता। तो व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन
फिजिक्स के क्वेश्चन पढ़ते वक्त क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है वो दिमाग में रखते जाओ, अगर नहीं रख सकते तो पेपर पे लिखते जाओ। ओके, इन्होंने बोला सेम लेंथ, कैपिटल एल कांस्टेंट हो गया। इन्होंने बोला सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कैपिटल ए भी कांस्टेंट हो गया। यंग मॉड्यूलस तो कांस्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि एक टंगस्टन है एक स्टील है। ओके, ठीक। इफ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू रिजिड सपोर्ट एंड अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट्स फ्री एंड। अब एक बार बताओ, एक वायर था जिसमें पहले टंगस्टन वायर था, उसके नीचे क्या था, स्टील वायर, उसके नीचे क्या है, लोड है। तो दोनों वायर पे लोड सेम है कि नहीं है, सेम है, ऑफ कोर्स। सिंगल वायर बन गया ना वो, टंगस्टन मटेरियल फिर स्टील वायर फिर लोड, तो ये लोड दोनों पे एक्ट हो रहा है कि नहीं, तो फोर्स भी क्या हो गया, कांस्टेंट। तो तीसरा पैरामीटर कांस्टेंट कौन है, फोर्स। एंड फोर्स इज अप्लाइड टू फ्री एंड, इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 mm, मतलब दैट इज डेल्टा एल, स्मॉल एल। कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ टंगस्टन वायर एंड स्टील वायर सेपरेटली। अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, जिनको नहीं समझा होगा कोई बात नहीं, वापस समझा देता हूँ। ये एक रिजिड सपोर्ट था, रिजिड सपोर्ट पे कंपोजिट वायर लगा के रखा है हमने। कंपोजिट वायर में जो ऊपर का पार्ट है वो टंगस्टन का है, जो नीचे का पार्ट है वो स्टील का है, स्टील का है। ओके, ये हो गया आपका कंपोजिट वायर, दिस इज कंपोजिट वायर। अभी जो कंपोजिट वायर है, इस कंपोजिट वायर के नीचे तुमने लगा दिया एक लोड, यू आर अप्लाइंग अ लोड हियर, तो तुमने एक लोड लगा दिया इसके नीचे। अब लोड लगाने की वजह से क्या हुआ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, रिमेंबर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, इसका मतलब दोनों का लेंथ बढ़ गया, टंगस्टन का भी लेंथ बढ़ गया और और स्टील का भी लेंथ बढ़ गया, दोनों का लेंथ बढ़ गया, इंक्रीज इन लेंथ दोनों का है। ठीक, दोनों का इनिशियल लेंथ सेम था, टंगस्टन का और स्टील का इनिशियल लेंथ कैपिटल एल सेम था, दोनों पे लोड भी सेम है, लेकिन दोनों का एक्सटेंशन सेम नहीं होगा। टंगस्टन का एक्सटेंशन और स्टील का एक्सटेंशन दो बोथ आर नॉट सेम। अभी ये सिर्फ याद रखना, आपको पूछा है व्हाट इज द एक्सटेंशन इन टंगस्टन वायर एंड व्हाट इज द एक्सटेंशन इन स्टील वायर। मैं काम करता हूँ, सबसे पहले सिर्फ नोटेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं वायर नंबर 1 मतलब टंगस्टन वायर मान लूंगा, और वायर नंबर 2 दैट इज स्टील वायर। तो कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, 1 इज टंगस्टन 2 इज स्टील। ठीक, आपको क्या बोला है, एल कांस्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, लोड, ये सब क्या है, कांस्टेंट्स। फाइन, गुड। देन और क्या बताया तुमको, टोटल एक्सटेंशन बताया, टोटल एक्सटेंशन, टोटल एक्सटेंशन मतलब स्मॉल एल। टोटल एक्सटेंशन मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन इन फर्स्ट वायर प्लस एक्सटेंशन इन सेकेंड वायर। ये कितना दिया हुआ है, 3.25 mm, उसको फिलहाल mm में रखो। टोटल एक्सटेंशन इज 3.25 mm। समझ में आया यहाँ तक, पक्का पक्का। और पूछा क्या है, क्या पूछा है, व्हाट आर दे आस्किंग यू separately, what is the extension of first wire and what is the extension in second wire, this is what they are asking you। ठीक, अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम मैथमेटिक्स पता होना चाहिए। इफ आई गिव यू वन इक्वेशन x plus y equal to 2, will you be able to solve it? नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए, दैट इज द बेसिक आइडिया। अब तुम सोचो तुमको L1 और L2 पूछा है और तुमको L1 और L2 में एक इक्वेशन दिया है, तो सॉल्व होगा क्या, नहीं, क्योंकि दो अननोन्स है तो दो इक्वेशन चाहिए तुमको। तो हमको समहाउ समहाउ L1 और L2 में दूसरा रिलेशन चाहिए, या तो L1 और L2 का रेशो चाहिए, जैसे x प्लस वाई में दूसरा इक्वेशन लाओ, या तो x और y का रेशो लाओ, यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब इसमें कैसा करेंगे फिर, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे पहले वो समझ लेंगे। फॉर्मूला तो डेफिनेटली डेफिनेटली यंग्स मॉड्यूलस का ही होने वाला है, तो y इक्वल टू क्या होता है, एफ एल अपॉन ए स्मॉल एल। इसमें से f कैपिटल L और a क्या था, कांस्टेंट था, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, या फिर एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ओके, यहां तक आ गए, गुड। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे।
तो हमारे पास L1 प्लस L2 3.25 mm ऑलरेडी है। इक्वेशन नंबर 1 ये ऑलरेडी है। और मेरे पास एक रिलेशन है, एक्सटेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। तो L1 बाय L2 क्या आएगा? Y2 बाय Y1। ठीक, करेक्ट। अब इसके आगे तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि तुमको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी ही नहीं है। चलो स्टील का तो पता ही है, 2 × 10⁻11। फिर भी टंगस्टन का पता नहीं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसके लिए हमको चाहिए वैल्यूज, तो मैं बता देता हूँ वैल्यूज, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये टंगस्टन का होता है 4.11 × 10⁻11। तो Y2 स्टील है तो 2 × 10⁻11। टंगस्टन आता है 4.11 × 10⁻11, ऐसा आता है। ओके, so you should know this value of Young's modulus to solve this particular question. तो 10⁻11 हो गया, कैंसल आउट। तो तुम्हारे पास L1 बाय L2 का रेशियो आ गया। तो L1 बाय L2 इज 2/4.11, मतलब L1 इक्वल टू 2/4.11 इंटू L2, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर लो। तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, L1, what is L1? 2/4.11 L2 plus L2 equal to 3.25 mm में है ऑफ कोर्स। तो सॉल्व कर लो। What is 2/4.1 plus 1? हाँ, 6.11 अपॉन 4.1, कुछ नहीं है, ये L2 तो कॉमन ही आएगा ना। तो 2/4.11 प्लस 1, 2/4.11 प्लस 1, 2 प्लस 4.11 अपॉन 4.11। हाँ, L2 इक्वल टू 3.25 mm। बस को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6.11 डिवाइडेड बाय 4.11 कितना आ गया? 1.48। ये 1.48 है। ओके, 1.48 L2 इक्वल टू 3.25 mm। तो L2 is 3.25 divided by 1.48। 3.25 divided by 1.48 कितना आ गया? 2.19। 2.19 mm में आंसर है। L2 मिल गया तो L1 मिल जाएगा। व्हाट वाज L1 प्लस L2? कितना था? 3.25, ऐसे ही था ना? यस, ऑफ कोर्स हम लोग आंसर में फाइंड कर रहे हैं। तो L2 तो मिल गया, तो L1 मिल जाएगा। व्हाट इज L1? 3.25 माइनस L2, मतलब 3.25 माइनस 2.19, 1.06। तो 1.06 mm। देखो तो आंसर में क्या दिया हुआ है? 1.18 और 0 पॉइंट नहीं 2.068। तो गलत है, ये करेक्ट आंसर। दिस आंसर आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। So let us move ahead to the next question. Question number 9. A steel wire having cross-sectional area 1.2 mm square is stretched by a force of 120 Newton. If a lateral strain of 1.455 mm is produced in the wire, calculate the Poisson's ratio. ठीक, तो who will identify what is wrong in this question? स्ट्रेन का यूनिट नहीं होता है, तो mm बोल दिया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब हमारे पास दया तो है नहीं गड़बड़ पता करने के लिए, पता ना एसी की प्रद्युमन, दया पता लगाओ क्या गड़बड़ है, तो हमको खुद को पता लगाना पड़ेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि mm की जगह पे वो 10⁻³ बोलना चाहते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो एक काम करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आंसर मैच हो गया इस वैल्यू के साथ तो ठीक, नहीं तो 10⁻³ हटा देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। ओके, तो जस्ट टू चेक, एम मतलब मिली, उनको लिखना था मिली, उन्होंने लिख दिया मिलीमीटर, और 10⁻³ लिखना था, गलती से लिख दिया होगा। तो लेट अस सी, होता है ऐसा। तो अभी हमको क्या क्या बता के रखा है, what they have told us is a steel wire having cross sectional area 1.2 mm square, मतलब 10⁻⁻6, करेक्ट, मिलीमीटर 10⁻³ उसका स्क्वायर, is stretched by a force of 120 Newton. If lateral strain, I told you what is lateral strain, it is delta d by d या फिर delta r by r. How much is that? That is 1.455 into 10⁻⁻³ is produced in the wire. Calculate the Poisson's ratio given Young's modulus for steel is 2 into 10⁻11 Newton per meter square. और आपको पूछा है Poisson's ratio. If you remember, हमने Poisson's ratio को डिनोट किया था सिग्मा से, sigma. And of course, if you remember, what was Poisson's ratio? It was minus delta d by d minus delta d by d, lateral strain upon lateral strain upon lateral strain upon longitudinal strain, मतलब delta L by. Now since you don't know delta L by L, क्योंकि ना तुमको L बताया ना तुमको डेल्टा L बताया, लेकिन तुमको यंग मॉडल्स पता है, A पता है, F पता है, तो एक काम करना, y इक्वल टू क्या था, y इक्वल टू F बाई A अपॉन डेल्टा L बाई L, एफ एल अपॉन ए डेल्टा L मुझे पता है। फिर मैंने ऐसा क्यों लिखा, अरे मेरे को डेल्टा L बाई L चाहिए, तो मैं सीधा इसको यहाँ ले लूंगा, तो डेल्टा L बाई L क्या होगा, F अपॉन ए बाई, बस यही रीजन था, इसको वहां लेके गए। फिर ये इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 कर दिया सब्स्टिट्यूट, तो फ्रॉम 1 and 2, from equation number 1 and 2, you have sigma equal to minus delta d by d upon delta L by L. What is delta L by L? F by A by. हो गया, good. Sigma equal to what is, how much, कहाँ गया, 1.455 into 10⁻⁻3, 10⁻⁻3. Force upon AY. What is force? 120 upon AY. A 1.2 into 10⁻⁻6. Y 2 into 10⁻11. 1 जा 100 जा, है कि नहीं? अगर 12 अपॉन 1.2 होता तो 10 होता, 120 अपॉन 1.2 है तो 100, बराबर। 11 6 गए 5, ऊपर 100 है तो 10⁻², नीचे 10⁻5 है तो 10⁻3, तो 2 इंटू 10⁻3 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। ओके, तो देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू माइनस 1.455 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻3, बराबर ना, सही है। 11 में से 6 गए 5, 10⁻² मतलब 100 और नीचे 5, तो 10⁻3 बचा, वो गया ऊपर, तो 10⁻+3 - 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, 1.455 इंटू 2 कितना होता है, 2.910, यही आएगा ना, अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, अरे बाप रे, 1.455, 1.455, 5 और 5 10, 10 10 11, 10 5 5 10 और 1 11, ये ऊपर आ गया, सही है। तो आंसर क्या है, मल्टीप्लाई, किसके साथ मल्टीप्लाई है, तो वही तो किया ये,
1.455 इंटू 2 मतलब 1.455 प्लस 1.455, तो आंसर यही है ना, है क्या नहीं? 2.9 के आसपास है कि नहीं आंसर? 0.291। अभी 0.291 अगर है तो लेट मी चेक पिछले साल क्या आंसर आया था, क्योंकि पिछले साल का तो मेरे पास है ही नहीं, आई डोंट हैव। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। नहीं आएगा, 0.291 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे गड़बड़ थी, तो उन्होंने लिखा, तो हमको पता नहीं लगा कि वो 10⁻³ की -2 है कि -4 है, तो हमने क्या ले लिया, 10⁻³ तो हमारा जो आंसर है ना उसके हिसाब से सही है। लेकिन एक छोटा प्रॉब्लम है, मैंने बताया था सिग्मा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती, बोला था मैंने, बताया था कि नहीं? पॉइसन रेशियो की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। हमारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? है क्या गड़बड़? नथिंग, नथिंग रॉन्ग एट ऑल। पक्का ये भी बराबर है 120/1.2, पक्का बराबर है। और एक बार सोच लो, बराबर है? हाँ, ये बराबर है, सही है, बराबर है। श्योर श्योर। अभी ऐसा करते हैं, अगर श्योर श्योर तुम हो तो इसको -4 करते हैं। इसको -4 अगर तुमने किया तो यहाँ पे ना ये 10⁻³ की जगह पे 10⁻⁴, तो कितना बचेगा? -1। तो आंसर कितना आएगा? ठीक, बराबर। अभी आ गया आंसर करेक्ट। इसका मतलब ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक था ना, यहाँ पे 10⁻⁴ करो,